नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कलाम एकेडमी सीकर के डिजिटल स्टूडियो पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन स्थायी ऊतकों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें लास्ट क्लास में हमने जाइलम फ्लोएम पर चर्चाएं की थी। आज अपन उसी कड़ी में विशिष्ट ऊतक स्पेसिफिक टिश्यूज से संबंधित बात करने वाले हैं। तो आइए अपन देखते हैं आज विशिष्ट ऊतक स्पेसिफिक टिश्यू। स्पेसिफिक टिश्यू विशिष्ट ऊतक जो होते हैं ये ऐसे ऊतक होते हैं जो या तो लेटेक्स सीक्रेट करते हैं या ये ग्लैंड ग्रंथियों के रूप में पाए जाते हैं। तो इन्हें मेनली विशिष्ट ऊतकों को दो क्लासेज में वर्गीकृत किया जाता है। पहले होते हैं लेटिसिफेरस टिश्यू या लेटेक्स ऊतक। दूसरे होते हैं, उन्हें बोलते हैं ग्रंथिल ऊतक, ग्रंथिल या ग्लैंडुलर टिश्यू। नाम से पता चल रहा है कि ये ग्रंथियों के रूप में पाए जाएंगे और इनसे लेटेक्स स्रावित होगा। लेटेक्स कुछ नहीं, एक मिल्की प्रोडक्ट होता है, या यूँ कह सकते हैं कि ये दूध के समान एक तरल पदार्थ होता है जो प्राथमिक रूप से पादपों में सुरक्षा का कार्य करता है। ये चरने वाले जानवरों से सुरक्षा करता है, या ये विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरियल और वायरल और फंगल इन्फेक्शन होते हैं उस फंगस से भी इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है, अर्थात ये सुरक्षा का कार्य करता है। तो नाम से पता चल रहा है कि ये जो टिश्यूज होते हैं इनका काम होता है लेटेक्स स्रावित करना। क्या स्रावित करेंगे? लेटेक्स। तो इनसे लेटेक्स स्रावित होता है, लेटेक्स सीक्रेट करते हैं, सीक्रेशन, लेटेक्स सीक्रेशन का कार्य करते हैं। क्लियर बात? लेटेक्स जो होता है ये स्वाद में कड़वा होता है। लेटेक्स स्वाद में कैसा होगा? कड़वा होगा। ये लेटेक्स वास्तव में मिल्क के समान प्रोडक्ट होता है, मिल्की प्रोडक्ट, या यूँ कह सकते हैं कि दूध के समान तरल पदार्थ होता है। लेटेक्स का वास्तव में कार्य होता है पादपों की सुरक्षा करना, विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन से बचाना। लेटेक्स रंगहीन भी होता है, कलरलेस भी होता है, लेकिन कुछ पादप ऐसे हैं जिनका जो लेटेक्स है उसके अंदर विशिष्ट प्रकार के कलर्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि पेपेवर सोमनीफेरम, जिसका जो लेटेक्स होता है वो गहरे भूरे रंग का भी होता है। ये जो लेटेक्स टिश्यूज है, ये लेटेक्स टिश्यूज फिर दो तरीके के हो जाते हैं। इनको भी कितनी कैटेगरी में बांटा जा सकता है? दो तरीके के हो जाते हैं। एक, इनके अंदर लेटेक्स सेल हो सकती है। कौन सी सेल हो सकती है? लेटेक्स कोशिका हो सकती है। और दूसरी, इनके अंदर विशेष प्रकार की लेटेक्स वाहिकाएं भी हो सकती हैं, लेटेक्स वेसल्स भी हो सकती हैं। तो ये है लेटेक्स वाहिका जो वेसल्स के रूप में उपस्थित होंगी, और ये लेटेक्स कोशिका के रूप में उपस्थित होती हैं। क्लियर बात? दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि जो लेटेक्स वेसल्स होती हैं ये बहुकेंद्र की सिनोसाइटिक होती हैं। ये रबर प्लांट के अंदर, फाइकस के अंदर इनमें पाई जाती हैं। इनके एग्जाम्पल देखें तो रबर प्लांट के अंदर हो सकती हैं, रबर प्लांट में रबर प्लांट के अंदर लेटेक्स वेसल्स हो सकती हैं। रबर प्लांट को बोलते हैं हेबिया प्लांट। क्लियर? दूसरी जो होती हैं ये पॉपी प्लांट के अंदर हो सकती हैं, पॉपी प्लांट या ओपियम, या यूँ कह सकते हैं कि अफीम पादप के अंदर हो सकती हैं। इनके अंदर भी विशेष प्रकार की लेटेक्स वेसल्स पाई जाती हैं। या आपने देखा होगा कि जो फाइकस है, फाइकस के अंदर हो सकती हैं, या ये पपीता के अंदर हो सकती हैं।
तो इन पादपों के अंदर ये वेसल्स के रूप में उपस्थित होती हैं, जिनके अंदर लेटेक्स नलिकाएं। तो डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो लेटेक्स वाहिका या नलिकाएं होती हैं वो किन के अंदर पाई जाती हैं। तो रबर प्लांट में होती हैं, पॉपी प्लांट जिसे ओपियम या फिम पेपेवर सोमनीफेरम कहते हैं उनके अंदर हो सकती हैं, फाइकस के अंदर हो सकती हैं और पपीता के अंदर हो सकती हैं। जबकि जो लेटेक्स सेल होती हैं ये नेरियम के अंदर पाई जाती हैं। इनके उदाहरण की बात करें तो ये नेरियम के अंदर होती हैं। नेरियम को बोलते हैं कनेर। ये हो सकता है कि यूफोरबिया के अंदर हो। यूफोरबिया जो प्लांट है, इस यूफोरबिया पादप के द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन भी किया जाता है। इससे किसका उत्पादन होता है? पेट्रोल। आपको विशेषकर याद भी रखना है कि पेट्रोल का उत्पादन करने के लिए यूफोरबिएसी कुल के पादप, एपोसाइनेसी, कंपोजिटी, एस्क्लिपिडिएसी, ये ऐसे पादप होते हैं जिनके द्वारा जो लेटेक्स सेल्स होती हैं उन्हीं के आगे चलकर स्रावित पदार्थ जिसे लेटेक्स या मिल्की प्रोडक्ट कहते हैं उससे पेट्रोल का उत्पादन किया जाता है। इसलिए पेट्रोलियम प्लांटेशन के लिए यूफोरबिया का यूज किया जाता है। तो जो नेरियम है, यूफोरबिया है या कैलोट्रोपिस को बोलते हैं आक। तो आक के अंदर, यूफोरबिया के अंदर, नेरियम के अंदर क्या पाई जाती हैं? लेटेक्स सेल्स पाई जाती हैं, लेटेक्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। जबकि लेटेक्स वेसल्स होती हैं वो रबर प्लांट के अंदर होती हैं जिनसे रबर तैयार करते हैं। पॉपी प्लांट जिसे अफीम, जिसे पेपेवर सोमनीफेरम कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे लगभग 25-30 प्रकार के एल्किलोइड्स होते हैं, जिसमें मॉर्फिन हो सकता है, कोडीन हो सकता है, नार्कोटिन हो सकता है, सार्कोटिन हो सकता है। ये मॉर्फिन, कोडीन, नार्कोटिन, सार्कोटिन जो एल्किलोइड्स होते हैं ये सारे के सारे लेटेक्स वेसल्स या पॉपी प्लांट से तैयार होते हैं। ऐसे जो फाइकस है उसके अंदर भी होते हैं। पपीता जो होता है उसके अंदर भी लेटेक्स होता है और पपीता के लेटेक्स में पेपेन एंजाइम पाया जाता है। पपीता का जो लेटेक्स है उसके अंदर कौन सा एंजाइम मिलेगा आपको? पेपेन। तो पेपेन एंजाइम जो तैयार किया जाता है वो किससे तैयार करते हैं? पपीता से। इससे पेपेन एंजाइम तैयार किया जाता है। पेपेन एंजाइम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऐसे ही आपने चीकू का जो लेटेक्स होता है, चिपचिपा पदार्थ है, उससे च्युइंगम बनाई जाती है। तो जो च्युइंगम होती है वो च्युइंगम बनाने के लिए किसका लेटेक्स काम में लेते हैं? चीकू का लेटेक्स काम लेते हैं। पेपेन एंजाइम जो होता है वो पपीता के लेटेक्स से तैयार होता है। अधिकांशतः जो लेटेक्स हैं ये स्वाद में कैसे होंगे? कड़वे। लेटेक्स स्वाद में कड़वा होता है। लेटेक्स का प्राथमिक कार्य सुरक्षा करना, प्रोटेक्शन करने का कार्य करता है। तो प्रोटेक्शन का कार्य करता है। पपीता का लेटेक्स हल्के भूरे रंग का होता है। कैसे कलर का होता है? ये भूरे रंग का होता है। ऐसे आर्जीमोन का लेटेक्स येलो कलर का होता है। केला का लेटेक्स रंगहीन होता है लेकिन वायु के संपर्क में आने पर यह गहरा
लाल भूरे रंग का होता है। लिख लिया। तो इसमें नेक्स्ट ये है कि ये वास्तव में कलरलेस होता है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ये गहरे लाल भूरे रंग का हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट अपन फिर देखते हैं कि ये तो अपन ने देखा लेटेसी फेरस टिश्यू या लेटेक्स टिश्यूज के बारे में। उधर जो ग्लैंडुलर हैं, ये ग्लैंडुलर टिश्यूज जो होते हैं ये वास्तव में ग्रंथियों का निर्माण पैरेनकाइमा के मॉडिफिकेशन से होता है। जो मृदुतक पैरेनकाइमा है उसके अंदर मॉडिफिकेशन होते रहते हैं। मॉडिफिकेशन की क्रिया के परिणाम स्वरूप ही इनसे ग्रंथि बन जाती हैं। और ये जो ग्रंथि होती हैं ये ग्रंथि फिर दो प्रकार की हो सकती हैं। एक हो सकती हैं कि ये यूनिसेलुलर हों, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय हो सकती हैं, या ये मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं, बहुकोशिकीय। तो ये बहुकोशिकीय भी हो सकती हैं, ये एक कोशिकीय भी हो सकती हैं। एक कोशिकीय जो ग्रंथि होती हैं इनका केवल एक एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है। उदाहरण के लिए मैं लिखूं जैसे कि बिच्छू बूटी, और जो बिच्छू बूटी है उसे बोलते हैं यूट्रिका डायोका। तो यूट्रिका डायोका बिच्छू बूटी के अंदर यूनिसेलुलर ग्लैंड पाई जाती हैं जो पैरेनकाइमा मृदुतक के रूपांतरण से बनती हैं। और इस बिच्छू बूटी के अंदर से सीक्रेट होता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है इसमें? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और फॉर्मिक एसिड का यहाँ पर काम होता है चरने वाले जानवरों से बिच्छू बूटी की सुरक्षा करना, क्योंकि यदि फॉर्मिक एसिड होगा तो फॉर्मिक एसिड होने की वजह से वो जानवर उसे खा नहीं पाते, अर्थात ये प्रोटेक्शन या सुरक्षा का कार्य करता है। तो कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। एक कोशिकीय ग्रंथि किस प्लांट में देखी जाती है? बिच्छू बूटी के अंदर देखी जाती है। मल्टी सेलुलर जो ग्लैंड्स होती हैं वो ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं, ज़्यादातर में। जैसे हमारे शरीर की यदि बात करें तो हमारे शरीर के अंदर भी यूनिसेलुलर ग्लैंड कम हैं। ज़्यादातर जो ग्लैंड होती हैं वो मल्टी सेलुलर होती हैं। जैसे यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय ग्रंथि पीनट सेल होती है या गोबलेट होती है। तो गोबलेट है या पीनट हैं ये एक कोशिकीय होती हैं। बाकी के अधिकांश शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथि मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय होती हैं। तो पादपों के अंदर ज़्यादातर ग्लैंडुलर टिश्यू मल्टी सेलुलर होते हैं या ग्लैंड होती हैं वो बहुकोशिकीय होती हैं। ये मल्टी सेलुलर जो ग्लैंड्स हैं इन्हें फिर आगे चलकर दो भागों में बांटा जा सकता है। एक हो सकता है कि ये बाह्य ग्रंथि हों, एक हो सकता है कि ये आंतरिक ग्रंथि हों। बाह्य ग्रंथि, एक आंतरिक ग्रंथि भी हो सकती है। बाह्य ग्रंथि और आंतरिक ग्रंथि, एक एक्सटर्नल हो सकती हैं तो एक इंटरनल हो सकती हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर भी दो प्रकार की ग्लैंड पाई जाती हैं, एक एंडोक्राइन, एक एक्सोक्राइन। तो पादपों के अंदर भी ये एक्सटर्नल टाइप की हो सकती है और इंटरनल टाइप की भी हो सकती हैं। तो ज़्यादातर पादपों के अंदर जो ग्लैंड पाई जाती है, ग्लैंडुलर टिश्यू है, ये मल्टी सेलुलर टाइप का होता है जो इंटरनल या एक्सटर्नल भी हो सकती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो एक्सटर्नल ग्रंथि है, बाह्य ग्रंथि, बाह्य बहुकोशिकीय ग्रंथि, बाह्य बहुकोशिकीय ग्रंथि, एक्सटर्नल मल्टीसेलुलर ग्लैंड, मल्टीसेलुलर ग्लैंड। इसमें पहली ग्रंथि अपन देखें तो पहली ग्रंथि होती है ग्रंथिल रोम, ग्रंथिल रोम, ग्लैंडुलर हेयर्स, ग्लैंडुलर हेयर्स। ये ग्लैंडुलर हेयर्स जो होते हैं ये तंबाकू के अंदर और ड्रोसेरा में पाए जाते हैं।
किसमें पाए जाते हैं? इसके एग्जाम्पल हैं ड्रोसेरा और टोबैको। तंबाकू के अंदर और ड्रोसेरा के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं ग्रंथिल रोम, अर्थात ये ग्रंथिल जो होती हैं रोम लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में उपस्थित होती हैं या बाल के समान संरचना होती है। तो बाल के समान होती हैं। दोनों एग्जाम्पल याद रखेंगे, ड्रोसेरा और तंबाकू। इनके अंदर ये ग्रंथि पाई जाती है जिनके द्वारा गोंद समान चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है, जो कि बाल जैसी स्ट्रक्चर से सीक्रेट होता है, इसलिए इन्हें ग्रंथिल रोम के नाम से जानते हैं। दूसरी ग्रंथि होती है मकरंद ग्रंथि। मकरंद ग्रंथि, मकरंद ग्रंथि होती है नेक्टर ग्लैंड जिन्हें कहते हैं नेक्टर ग्लैंड। ये नेक्टर ग्लैंड उन पादपों के अंदर पाई जाती हैं जिनके अंदर कीट परागण की क्रिया होती है। कीट परागण जिसे एंटीमोफिली कहते हैं, और हम जानते हैं कि पादपों के अंदर ज़्यादातर पॉलिनेशन या परागण की क्रिया है वो कीटों से होती है, और कीटों में भी सबसे ज़्यादा परागण की क्रिया मधुमक्खी के द्वारा होती है। तो कीट परागण की क्रिया को एंटीमोफिली कहा जाता है, वायु परागण की क्रिया को एनीमोफिली कहा जाता है। यदि पानी की वजह से होता है तो उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। तो जिन पादपों के अंदर, जिन पुष्पी पादपों के अंदर कीट परागण की क्रिया होती है, उनमें मादा जननांग वाले भाग जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ओवेरी है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, या अंडाशय है, वर्तिका और वर्तिका, इन स्थानों पर विशेष प्रकार की ग्लैंड पाई जाती हैं। इन विशेष प्रकार के भागों में पाई जाने वाली जो नेक्टर ग्लैंड हैं, इनका काम है मकरंद सीक्रेट करना, और उस मकरंद को खाने के लिए वहाँ पर कीट पहुँचता है। कीटों से परागकण चिपक जाते हैं और वो परागकण कीटों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो ये उनमें पाए जाते हैं जिनके अंदर कीट परागण की क्रिया होती है। कीट परागित पादपों में मादा जननांग वाले भागों में पाए जाते हैं। मादा जननांग वाले भागों में पाए जाते हैं। जैसे पैसीफ्लोरा, जिसे पेंसन पुष्प बोलते हैं। तो पेंसन पुष्प या पैसीफ्लोरा है, उसके अंदर ये क्रिया पाई जाती है। ये कौन से अंगों में मिलेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, अर्थात जो मादा जननांग वाले भाग जिन्हें ओवेरी, स्टाइल और स्टिग्मा कहा जाता है, उनके अंदर ये पाए जाते हैं। और कीट परागण की जो क्रिया होती है, उस कीट परागण की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो कीट परागण को बोलते हैं एंटीमोफिली। तो एंटीमोफिली के नाम से इसे जाना जाता है। तो कीट परागण, सबसे ज़्यादा परागण पादपों में पॉलिनेशन किससे देखा जाता है? कीटों के द्वारा देखा जाता है। तीसरी जो ग्लैंड है वो है ओस्मोफोर या ऑयल ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड तेलीय ग्रंथि, या इन्हीं को बोलते हैं ओस्मोफोर ग्लैंड। ओस्मोफोर आपको याद भी रखना है कि जिनके द्वारा सुगंधित वाष्पशील तेलीय पदार्थ सीक्रेट होते हैं। जिनके अंदर सुगंधित वाष्पशील तेलीय पदार्थ सीक्रेट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा मोगरा, तो मोगरा का तेल होता है, उसके अंदर तेलीय ग्रंथि पाई जाती हैं। आपने सिट्रस फ्रूट देखे होंगे, सिट्रस जो कि खट्टे फल जिसके अंदर नींबू, संतरा वगैरह अपन देखते हैं, तो उनका जो छिलका है उस छिलके के अंदर ऑयल सीक्रेट होता है। आपने सभी ने माल्टा देखा है, संतरा देखा है, इनकी जो छिलके होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनसे ऑयल सीक्रेट होता है। यदि वो ऑयल ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे आगे चल करके एक चिपचिपा पदार्थ बन जाएगा। तो इनके ऐसे पादप जिनके अंदर विशेष प्रकार की ऑयल सीक्रेशन करने वाली ग्लैंड होती हैं, उन्हें ओस्मोफोर प्लांट के नाम से जाना जाता है। तो ये किसके अंदर पाई जाती हैं? जैसे एग्जाम्पल देखें तो सिट्रस फ्रूट के अंदर होती हैं। सिट्रस फ्रूट के अंदर होती हैं, जैसे कि नींबू हो सकता है, संतरा हो सकता है, इनके अंदर पाई जाती हैं। या ये मोगरा के अंदर पाई जाती हैं, मोगरा के अंदर,
या ये पाई जाती हैं यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस जिसे बोलते हैं सफ़ेदा। तो सफ़ेदा के अंदर हो सकती हैं, ये मोगरा के अंदर हो सकती हैं। सफ़ेदा की जो पत्ती होती हैं उसमें से भी स्मेल आती है, वो स्मेल ऑयल की वजह से आती है। तो ये ऑयल ग्लैंड हैं। तो ऑयल ग्लैंड, नेक्टर ग्लैंड और ग्लैंडुलर हेयर, तीनों के तीनों मल्टी सेलुलर बाह्य ग्लैंड होती हैं। ये इनसे निकलने वाला पदार्थ हमें बाहर से दिखाई देता है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ग्रंथिल रोम किस में पाए जाते हैं, ड्रोसेरा तंबाकू के अंदर पाए जाते हैं। तंबाकू के अंदर इनसे चिपचिपा गोंद के समान तरल पदार्थ सीक्रेट होता है। मकरंद ग्रंथि होती हैं, उन पादपों के अंदर पाई जाती है जिनमें कीट परागण एंटीमोफिली होता है। इनका काम होता है कीटों को आकर्षित करना, क्योंकि इनके अंदर से भी स्मेल आती है और स्मेल पोषक पदार्थ का काम भी करता है। सबसे ज़्यादा कीट परागण की क्रिया मधुमक्खी के द्वारा होती है, जैसे पेंसन पुष्प के अंदर है, केला के अंदर पाए जाते हैं। ऑयल ग्लैंड होती हैं, इनसे चिपचिपा तेलीय पदार्थ सीक्रेट होता रहता है और ये तेलीय पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर सूख जाता है, जिससे दूसरा कोई प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट ग्लैंड होती हैं रेजिन ग्लैंड, रेजिन ग्लैंड। देखिए रेजिन का मतलब होता है कि जब कोई भी सुगंधित जिम्नोस्पर्म, आपने नाम देखे हैं, जैसे पाइनस है, पाइनस के द्वारा तारपीन चीड़ का तेल पदार्थ सीक्रेट होता है और वही तारपीन का तेल जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसके ऑक्सीकरण की वजह से एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसे बोलते हैं रेजिन। तो रेजिन के नाम से जाना जाता है। तो रेजिन वास्तव में क्या है, तो सुगंधित वाष्पशील तेलीय पदार्थों के ऑक्सीकरण से बनने वाला एक प्रोडक्ट होता है और ये रेजिन ग्लैंड पाई जाती हैं पाइनस में। किस में पाई जाती हैं, पाइनस। तो पाइनस में पाई जाती हैं। डायरेक्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि रेजिन नलिकाओं का पाया जाना किसका लक्षण है, तो पाइनस का, अर्थात ये कुछ जिम्नोस्पर्म के अंदर पाई जाती हैं। किस में मिलेंगी ये, जिम्नोस्पर्म में, अनावृत बीजी पादपों में। क्लियर बात। तो ये अपने जो ग्लैंड लिखी हैं ये बाह्य कोशिकीय ग्रंथिल ऊतक के उदाहरण लिखे हैं जो बहुकोशिकीय भी होती हैं। अब देख लें कि आंतरिक ग्रंथि कौन कौन सी हैं। आंतरिक ग्रंथि, इंटरनल ग्लैंड, इंटरनल मल्टी सेलुलर ग्लैंड। पहली जो ग्रंथि है इसके अंदर वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथि, पाचक ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड। देखिए नाम से पता चल रहा है कि ये पाचन से रिलेटेड होती हैं और ये कीटाहारी पादपों के अंदर पाई जाती हैं। कीटाहारी पादपों के अंदर विशेष प्रकार की प्रोटीन का पाचन करने वाली ग्लैंड पाई जाती हैं जो प्रोटीन का डाइजेशन करेंगी। कीटाहारी पादप वे होते हैं जो नाइट्रोजन की कमी वाली ज़मीन में पाए जाते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं क्योंकि उनके शरीर के अंदर नाइट्रोजन की कमी रहती है। उस नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं, अर्थात कीटाहारी पादप कहलाते हैं। और इनके जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन का पाचन करते हैं, जो प्रोटीन पाचक ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि ये कीटाहारी पादपों में पाई जाती हैं। कीटाहारी पादपों में पाई जाती हैं। कीटाहारी इंसेक्टिवोरस में पाई जाती हैं, जैसे ड्रोसेरा, डायोनिया, नेपेंथिस, यूट्रिकुलेरिया। ड्रोसेरा, डायोनिया, नेपेंथिस, यूट्रिकुलेरिया। ध्यान रहे कि ये जो यूट्रिकुलेरिया है
यूट्रिकुलेरिया है, ये राजस्थान के अंदर पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। तो स्पेशली आपको याद रखना है कि राजस्थान में पाए जाने वाला कीटाहारी पादप एकमात्र कौन सा है, यूट्रिकुलेरिया। और ये जो निपेंथिस है, इस निपेंथिस को बोलते हैं घट पादप। कौन सा? घटपर्णी या पिक्चर प्लांट के नाम से जाना जाता है। तो ये पिक्चर प्लांट घट पादप के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी पत्तियों के अंदर मॉडिफिकेशन के द्वारा एक मटके समान संरचना बन जाती है, और जो मटका समान संरचना बनती है, मटका समान संरचना, उस पर कीट आकर के बैठ जाता है, और कीट जैसे बैठेगा तो वो ढक्कन उसका बंद हो जाता है और कीट उसमें फंस जाता है। उसका पाचन करने के लिए इनमें विशेष प्रकार की प्रोटीन पाचक ग्रंथि होती हैं, और उन प्रोटीन पाचक ग्रंथियों को यहाँ पर बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो कीटाहारी पादपों के अंदर कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं? प्रोटीन पाचक स्रावित करने वाली पाचन ग्रंथि पाई जाती हैं। ये जो यूट्रिकुलेरिया है, ये यूट्रिकुलेरिया हाइड्रोफाइट प्लांट होता है। हाइड्रोफाइट संकटग्रस्त पादप है, संकटग्रस्त पादप बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है ये। तो जलोद्भिद पादप है, जलीय पादप है, और ये रेड डाटा के अंदर जा चुका है, अर्थात ये संकटग्रस्त पादप का उदाहरण भी है। नेक्स्ट दूसरी जो ग्रंथि हैं वो है म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड, श्लेष्मा ग्रंथि, श्लेष्मा ग्रंथि। देखिए श्लेष्मा ग्रंथि जो होती हैं ये पान के अंदर पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? पान में, जिनसे श्लेष्मा सीक्रेट होता है। आपने पान खाया ही है, पान की जो पत्ती होती है उनको जब चबाते जाते हैं तो उनसे म्यूसिन या श्लेष्मा सीक्रेट होता है। तो ये श्लेष्मा ग्रंथियों से सीक्रेट होता है जो पान की पत्तियों में पाई जाती हैं। तो उनमें ग्लैंड को क्या बोलते हैं? म्यूकस ग्लैंड या श्लेष्मा ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट है जल ग्रंथि। जल ग्रंथि, जल ग्रंथि हाइडेथोड, हाइडेथोड। और जो जल ग्रंथि हैं ये बिंदु स्राव से संबंधित होती हैं। किससे रिलेटेड होती हैं? बिंदु स्राव, गटेशन से संबंधित होती हैं। आप जानते हैं कि वाष्प के रूप में जब पानी पत्तियों से सीक्रेट होता है तब उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, और पत्ती के किनारों से यदि बूंद के रूप में पानी बाहर निकलता है तब उसे गटेशन या बिंदु स्राव के नाम से जानते हैं। तो गटेशन या बिंदु स्राव का मतलब होता है बूंद के रूप में पत्ती के किनारों से बाहर पानी का निकलना। दोनों में डिफरेंस ये है कि बिंदु स्राव की क्रिया तब होती है जब ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन कम होता है और नीचे से मूल दाब या रूट प्रेशर ज़्यादा होता है। तो नीचे से मूल दाब ज़्यादा होगा, रूट प्रेशर ज़्यादा होगा, और वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन की क्रिया कम होती है, तब बिंदु स्राव की क्रिया होगी। बिंदु स्राव की क्रिया सामान्यतया पत्ती के किनारों से होती है, जबकि वाष्पोत्सर्जन पत्ती की निचली सरफेस से होता है। बिंदु स्राव टेम्परेचर बढ़ने पर घट जाता है, जबकि वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ जाता है। इसलिए दोपहर के टाइम में सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है और सुबह के टाइम में बिंदु स्राव सबसे ज़्यादा होता है। तो ये जो बिंदु स्राव है, गट्टेशन है, ये पत्ती के किनारे वाले भाग से होता है। पत्ती के किनारों पर एपिथेम कोशिकाएं पाई जाती हैं। एपिथेम कोशिकाओं से बनते हैं ये हाइडेथोड या जल ग्रंथि जिन्हें कहते हैं। तो ये पत्ती के किनारे वाले भागों पर पाए जाते हैं। ये जो किनारे वाले पार्ट होते हैं इन पर पाए जाते हैं, इन्हें बोलते हैं जल ग्रंथि। तो जल ग्रंथि पत्ती के किनारों पर होती है, जबकि स्टोमेटा मुख्यतया पत्ती की निचली सरफेस पर पाए जाते हैं। बिंदु स्राव जिनके अंदर होता है, जैसे टमाटर के अंदर होता है, घास के अंदर होता है, अरबी के अंदर होता है, तो इनके अंदर ये जल ग्रंथि उपस्थित होती हैं, तो बिंदु स्राव करती है। श्लेष्मा ग्रंथि पान में पाई जाती है। पाचक ग्रंथि कीटाहारी पादपों में पाई जाती है। कीटाहारी पादप वे होते हैं जो किसका भक्षण करते हैं? कीटों का। क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें
नाइट्रोजन की कमी रहती है। तो नाइट्रोजन की कमी वाली जो मिट्टी होती है उसके अंदर पाए जाने वाले पादपों को बोलते हैं कीटारी पादप। ड्रोसेरा, डायोनिया, नेपेंथिस, यूट्रिकुलेरिया, स्पेशली राजस्थान के सापेक्ष उसको यूट्रिकुलेरिया को पेपरों में ज़्यादा पूछा जाता है। ये हाइड्रोफाइट प्लांट है, ये संकटग्रस्त पादप है और ये राजस्थान में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो इसका नेचुरल एनवायरनमेंट है ये। क्लियर बात। ये अपने देखिए कि पादपों के अंदर जो विशिष्ट ऊतक हैं ये दो रूपों में पाए जाते हैं। पहला लेटिसिफेरस, दूसरा ग्रंथिल। ये लेटेक्स सेल हो सकती हैं, लेटेक्स वेसल्स हो सकती हैं। लेटेक्स सेल्स में नेरियम, यूफोर्बिया, कैलोट्रोपिस। लेटेक्स वेसल्स जो होती हैं वो रबर प्लांट, ओपियम प्लांट या फाइकस या पपैया के अंदर होती हैं। पपीता के का जो लेटेक्स है उससे पेपेन एंजाइम प्राप्त होता है। चीकू का जो लेटेक्स होता है उससे च्युइंगम बनाया जाता है। ग्लैंड्स जो होती हैं वो दो प्रकार की हो सकती है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय का एग्जाम्पल यूट्रिका डायोका, बिच्छू बूटी जिसे कहते हैं, जिसकी पत्तियों के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, सुरक्षा काम करता है। मल्टी सेलुलर ग्लैंड अधिकांश प्लांट्स के अंदर होती हैं और ये दो प्रकार की हो सकती हैं, एक एक्सटर्नल और दूसरी इंटरनल। क्लियर बात। तो ये अपन ने पूरा विशिष्टीकृत जो परमानेंट टिश्यू थे उनसे संबंधित अपन ने चर्चा की। नेक्स्ट अपन देखते हैं टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम, पादप ऊतक तंत्र, प्लांट टिश्यू सिस्टम। प्लांट टिश्यू सिस्टम जो होते हैं, एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम था बोनसेक। बोनसेक के अनुसार प्लांट्स के अंदर जो टिश्यू सिस्टम है वो तीन माने जाते हैं। पहला जो टिश्यू सिस्टम है उसे बोलते हैं एपिडर्मल। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम अधिचर्मीय ऊतक तंत्र। दूसरा जो टिश्यू सिस्टम है उसे बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। संवहनी ऊतक तंत्र। तीसरा जो टिश्यू सिस्टम है उसे बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। भरण ऊतक तंत्र। भरण ऊतक तंत्र। क्लियर। तीन प्रकार का ऊतक तंत्र होता है और ये जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम यह प्रोटोडर्म की क्रियाशीलता से बनता है। किसकी क्रियाशीलता से बनेगा ये? प्रोटोडर्म। जो प्रोटोडर्म होता है उस प्रोटोडर्म की क्रियाशीलता से बनता है, उसे बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरा यह है प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम को हिंदी में बोलते हैं प्राक एधा। प्राक एधा की क्रियाशीलता से बनता है, की क्रियाशीलता से बनता है। इसको देखें तो ये ग्राउंड मेरिस्टेम की क्रियाशीलता से बनता है। ग्राउंड मेरिस्टेम भरण विभज्योतक की क्रियाशीलता से बनता है। ग्राउंड मेरिस्टेम की क्रियाशीलता से बनता है। क्लियर बात। इसमें एपिडर्मिस, व हेयर्स
मतलब रोम सम्मिलित होते हैं। सम्मिलित होते हैं। इसके अंदर एपिडर्मिस अधिचर्म को सम्मिलित करते हैं और जो रोम होते हैं उनको सम्मिलित करते हैं। और ये जो रोम हैं, ये रोम भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक ये स्टेम के ऊपर हो सकते हैं, स्टेम हेयर कहलाते हैं, या स्तंभ रोम, या ये रूट हेयर हो सकते हैं। रूट हेयर होते हैं तब इन्हें बोलते हैं मूल रोम कहते हैं। तो ये मूल रोम भी हो सकते हैं जो जड़ों के ऊपर पाया जाता है, और दूसरे हो सकते हैं ये स्तंभ रोम हो सकते हैं, और जो स्तंभ होते हैं वो तने पर पाए जाते हैं। दोनों के अंदर फ़र्क ये है कि जो स्तंभ वाले होते हैं ये बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर होते हैं। ये कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय, जबकि जो मूल रोम होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय संरचना होती है। क्लियर बात? ये जो क्वेश्चन है ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा हुआ भी है। तो फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है मूल रोम एक कोशिकीय होते हैं, जबकि स्तंभ रोम या स्टेम हेयर्स बोलते हैं तो बहुकोशिकीय होते हैं। और हेयर्स और एपिडर्मिस दोनों को सम्मिलित रूप से बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का निर्माण होता है प्रोटोडर्म की क्रियाशीलता से। तो प्रोटोडर्म की क्रियाशीलता से क्या बनेगा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, ये वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का निर्माण होता है प्रोकैम्बियम प्राकेधा की क्रियाशीलता से। प्रोकैम्बियम से बनने वाला जो टिश्यू सिस्टम है उसमें जाइलम और फ्लोएम को सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें किसको सम्मिलित किया जाएगा? जाइलम व फ्लोएम। इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम सम्मिलित होते हैं। ठीक है। और जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं इन्हीं को सम्मिलित रूप से आगे चलकर बोलेंगे वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल कहते हैं। तो वेस्कुलर बंडल या संवहनी पूल का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम दोनों को सम्मिलित रूप से वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। वेस्कुलर बंडल का निर्माण प्रोकैम्बियम की क्रियाशीलता से होता है। इन्हें वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में सम्मिलित करते हैं। यहाँ पर है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, भरण ऊतक तंत्र। ये ग्राउंड मेरिस्टेम भरण विभज्योतक की क्रियाशीलता से बनता है। और ग्राउंड मेरिस्टेम अपन ने जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कार्य के आधार पर वर्गीकृत किया था, तो कार्य के आधार पर वो तीन थे, एक प्रोटोडर्म, एक प्रोकैम्बियम, एक ग्राउंड मेरिस्टेम। जो ग्राउंड मेरिस्टेम भरण विभज्योतक है वो उसकी क्रियाशीलता से बनता है भरण ऊतक तंत्र। ये सबसे बड़ा, यह है सबसे बड़ा ऊतक तंत्र होता है। तो सबसे बड़ा ऊतक तंत्र कौन सा हो गया? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसके अंदर किस किस को सम्मिलित करेंगे? तो देखिए एपिडर्मिस तो इसके अंदर आता है, जाइलम फ्लोएम इसके अंदर आता है, बाकी प्लांट में जितनी भी स्ट्रक्चर्स होती हैं वो सारी की सारी ग्राउंड टिश्यू में चली जाती हैं। जैसे हाइपोडर्मिस, तो इसमें कौन आ जाएगा? हाइपोडर्मिस आएगा। इसके अंदर कॉर्टेक्स आ जाएगा, इसके अंदर एंडोडर्मिस आ जाएगा, इसके अंदर पेरीसाइकल आ जाएगा, परिरंभ जिसे कहते हैं, इसके अंदर पिथ आ जाएगी, मज्जा जिसे कहते हैं, इसके अंदर मेडुलरी रेज आती हैं, मेडुलरी रेज। तो मेडुलरी रेज, मज्जा रश्मि, मज्जा, परिरंभ, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स या वल्कोट और हाइपोडर्मिस, इन सभी को मिलाकर के कौन सा टिश्यू सिस्टम बनेगा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ज़्यादातर जो पादपों की ऊतक तंत्र की जो संरचनाएं हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आती हैं। इसमें केवल जाइलम फ्लोएम को सम्मिलित करते हैं, और जो जाइलम फ्लोएम दोनों एक साथ होते हैं तब उन्हें वेस्कुलर बंडल कहा जाता है।
एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर एपिडर्मिस आता है और उसमें संबंधित हेयर लाइक स्ट्रक्चर आती हैं। जैसे हमारे शरीर की बात करें तो हमारे शरीर के अंदर भी स्किन और स्किन से निकलने वाली जितनी भी स्ट्रक्चर्स होती हैं, अर्थात बाल हो सकते हैं या नाखून हो सकते हैं, जानवरों के अंदर खुर हो सकते हैं, चोंच हो सकते हैं, पंजे हो सकते हैं, ये सारी संरचनाएं जो होती हैं वो किससे मिलकर बनती हैं? इंटेगुमेंट्री सिस्टम से। तो हमारे अंदर बोलते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम, अध्यावरणी तंत्र, जिसमें स्किन और स्किन के डेरिवेटिव को सम्मिलित करते हैं। स्किन और स्किन के डेरिवेटिव मतलब बाल, नाखून, सींग, खुर आदि को सम्मिलित किया जाता है। क्लियर बात? तो पादपों में वॉन्सेक के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम बताए गए हैं, एपिडर्मल, वेस्कुलर और ग्राउंड। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो जाइलम फ्लोएम है अर्थात जो वेस्कुलर बंडल हैं उनका अरेंजमेंट अलग अलग पादपों में कैसे होता है। अब देखते हैं वेस्कुलर बंडल, संवहनी पोल, संवहनी पोल, वेस्कुलर बंडल। देखिए जो वेस्कुलर बंडल हैं इनको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करते हैं। वेस्कुलर बंडल में पहला जो वेस्कुलर बंडल अपन लेके चल रहे हैं वो है कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, कोलैटरल, संयुक्त वही फ्लोएमी, संयुक्त वही फ्लोएमी। अलग अलग चीज़ों को समझे कि संयुक्त क्या है, कॉन्जॉइंट क्या है। संयुक्त बोले या संपार्श्विक बोले एक ही बात है। जैसे ये माना पेरिसाइकल है, परिरंभ है, परिरंभ के अंदर ये मैंने जाइलम बनाया, ये वेस्कुलर बंडल हैं। इसमें बीच में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उस बीच की स्ट्रक्चर को बोलते हैं, यहाँ पर ये है कैम्बियम। इस कैम्बियम को बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। कौन सी कैम्बियम कहेंगे इसको? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम वेस्कुलर बंडल के बीच में पहले से ही होती है, जो प्राइमरी टाइप की होती है। एक जब प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान एक मेडुलरी रेज की कुछ कोशिकाओं के अंदर डिवीजन की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, या आप यूँ कह सकते हैं कि वो मेरिस्टेमेटिक हो सकती हैं, विभज्योत की हो जाती है, जिसकी क्रियाशीलता से भी एक कैम्बियम बनती है, उसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। तो ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाई जाती है। तो जब वेस्कुलर बंडल एक साथ होते हैं, एक साथ का मतलब यहाँ पर ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, बाहर की साइड में फ्लोएम है, अंदर की साइड में जाइलम है। और जब जाइलम और फ्लोएम एक साथ होते हैं, जैसे ये आ गया तो ये हो गया फ्लोएम और ये हो गया जाइलम, एक ही त्रिज्या पर साथ साथ होते हैं, तब इन्हें बोलते हैं कॉन्जॉइंट। तो जाइलम और फ्लोएम एक साथ होंगे तो क्या कहेंगे? कॉन्जॉइंट कहते हैं। और ये जो बीच की स्ट्रक्चर होती है, ये संरचना, इसको बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। कौन सी कैम्बियम कहेंगे इसे? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। दूसरा देखते हैं कि ये जो ये जाइलम है, फिर ये जाइलम भी 2 प्रकार के होते हैं। जाइलम पहले जो बनता है डेवलपमेंट के आधार पर तो उसे प्रोटोजाइलम कहते हैं, और जो बाद में बनता है उसे सेकेंडरी जाइलम कहते हैं या मेटाजाइलम कहते हैं। तो प्रोटोजाइलम जो होता है, ये प्रोटोजाइलम रहता है केंद्र की तरफ, इधर की साइड में। तो नीचे की साइड में है प्रोटोजाइलम, ऊपर की साइड में रहता है मेटाजाइलम। यहाँ इसको लिखूं तो बाहर की जो साइड है ये वाली, इधर कौन आ जाएगा? मेटाजाइलम। इधर की साइड में, नीचे की साइड में कौन आ गया? प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम है तो प्रोटोजाइलम रहता है अंदर और मेटाजाइलम रहता है बाहर।
तब ऐसे जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उन्हें बोलते हैं एंडार्क। क्या कहा जाएगा? एंडार्क। अंतः आदिदारुक, अंतः आदिदारुक। तो अंतः आदिदारुक जो शब्द है, ये जो शब्द है इसका मतलब होता है कि प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर तथा मेटाजाइलम बाहर की ओर होता है। ठीक है, बाहर की ओर होता है। इस शब्द का मतलब इतना है। संयुक्त का मतलब संयुक्त संयुक्त कॉन्जॉइंट। तो कॉन्जॉइंट का मतलब होता है जब जाइलम व फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर, एक ही रेडियस पर व्यवस्थित होते हैं। एक ही रेडियस पर होते हैं, साथ साथ होते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। यहाँ देख सकते हैं इसको, जाइलम फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर है। यदि इनको यूँ काट के देखें तो एक ही त्रिज्या पर व्यवस्थित होते हैं। और एक शब्द लिखा फिर वही फ्लोएमी कोलेट्रल, वही फ्लोएमी कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब होता है जब फ्लोएम बाहर व जाइलम अंदर होता है, अंदर होता है। तो जाइलम होता है अंदर और फ्लोएम होता है बाहर। देखिए जाइलम अंदर है, फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर है, फ्लोएम बाहर है। तो अंदर की साइड में रहता है जाइलम और बाहर की साइड में रहता है फ्लोएम। तब इसे बोलेंगे कोलेट्रल या बही फ्लोएमी। ये ठीक है यहाँ तक। फिर देखते हैं डेवलपमेंट के आधार पर होता है अपकेंद्री, अपकेंद्री सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है कि जब प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम केंद्र से परिधि की ओर बनता है, परिधि की ओर बनता है। तो केंद्र में कौन है? प्रोटोजाइलम। और डेवलपमेंट किससे किसका होता है? प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम। पहले प्रोटोजाइलम बनता है, प्रोटोजाइलम से बाद में मेटाजाइलम बनता है। तो प्रोटोजाइलम पहले है और मेटाजाइलम बाहर की साइड में डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेवलपमेंट किधर से किधर की साइड में हो रहा है? तो अंदर से बाहर की साइड में हो रहा है। अंदर से बाहर की साइड में डेवलपमेंट होगा प्रोटो से मेटा की तरफ। तो ऐसा डेवलपमेंट जो होता है तब उसे कहेंगे अपकेंद्री वेस्कुलर बंडल। तो अपकेंद्री का मतलब इतना ही होता है कि जब प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम केंद्र से परिधि की ओर बनता है। और वही फ्लोएमी का मतलब जब फ्लोएम बाहर और जाइलम अंदर होता है। फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर है और जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस पर आते हैं, एक त्रिज्या पर होते हैं, तब इन्हें कॉन्जॉइंट कहा जाता है। एंडार्क अंत्य आदिदारक प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर और मेटाजाइलम बाहर होता है। यदि उल्टा हो जाए कि प्रोटोजाइलम बाहर है और मेटाजाइलम अंदर है तब उसे बोलेंगे एक्जार्क। एक शब्द होता है फिर ओपन, ओपन या वर्दी, ओपन या वर्दी। ओपन का मतलब होता है जब वेस्कुलर बंडल के बीच कैम्बियम, कैम्बियम उपस्थित होती है, कैम्बियम उपस्थित होती है। तो जब वेस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम होती है, कैम्बियम एधा होती है,
जैसा कि यहाँ पर जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है जिसे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, तो ये जो कैम्बियम होती है तब उन्हें ओपन कहेंगे, और यदि कैम्बियम एब्सेंट होती है तब उन्हें क्लोज वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। तो क्लोज का मतलब होता है जिनके अंदर कैम्बियम नहीं होती, और ओपन का मतलब होता है जिनके अंदर कैम्बियम होती है। कैम्बियम होती है, ये वाला जो प्रश्न है ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा हुआ भी है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। उसमें पूछा था कि ऐसे वेस्कुलर बंडल क्या कहलाते हैं जिनके अंदर कैम्बियम होती है, तो कैम्बियम होती है तो ओपन प्रकार के वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं। ये इन शब्दों का मतलब समझा। कॉन्जॉइंट का मतलब जाइलम फ्लोएम एक साथ होंगे, एंडार का मतलब जब प्रोटोजाइलम अंदर मेटाजाइलम बाहर होगा, फई फ्लोएमी का मतलब जब फ्लोएम बाहर होगा जाइलम अंदर होगा। डेवलपमेंट के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक सेंट्रीपिटल एक सेंट्रीफ्यूगल। अपकेंद्री का मतलब होता है जब अंदर से बाहर की तरफ डेवलपमेंट होता है तो अपकेंद्री, और बाहर से अंदर की तरफ होता है तब अभिकेंद्री डेवलपमेंट कहते हैं, जैसा कि जड़ों में पाया जाता है। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट अपनी जो टर्म है वो है क्लोज। क्लोज या अवर्धी। इसका मतलब होता है जब वेस्कुलर बंडल के बीच कैम्बियम अनुपस्थित होती है, कैम्बियम नहीं पाई जाती। जैसे मोनोकॉट्स के स्टेम में जो एक बीज पत्री पादप होते हैं उनके तना के अंदर, एक बीज पत्री पादपों के तने में, तो एक बीज पत्री पादपों के तने के अंदर वेस्कुलर बंडल के बीच कैम्बियम नहीं होती, इसीलिए ऐसे वेस्कुलर बंडल को बोलते हैं क्लोज। ठीक है। और ओपन प्रकार के जो वेस्कुलर बंडल होते हैं जैसे जिम्नोस्पर्म, इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, जिम्नोस्पर्म व डाइकोट्स के तने में ओपन वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो जिम्नोस्पर्म पादप होते हैं, अनावृत बीजी होते हैं और डाइकोट्स होते हैं। इनके तने के अंदर वेस्कुलर बंडल कौन से हैं? ओपन का मतलब होता है जिनके बीच में कैम्बियम उपस्थित होती है। कैम्बियम होती है तो उनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है, लेकिन मोनोकोट पादपों के तने के अंदर वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए पाए जाते हैं, अर्थात ये क्लोज प्रकार के वेस्कुलर बंडल होते हैं। तो जो क्लोज होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? मोनोकोट्स के तने में, एक बीजपत्री पादपों के तने के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर बात? यदि आपसे पूछे कि डाइकोट पादपों के वेस्कुलर बंडल कौन से हैं तने के अंदर, तो कुछ नहीं, एक शब्द अंतर करना है, बाकी की जो डेफिनेशंस है वो सेम रहती है कि तने के अंदर कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलेट्रल होते हैं, एंडार्क प्रकार के होते हैं और सेंट्रीफ्यूगल होते हैं। यदि मोनोकॉट है तो क्लोज कर देना, डाइकोट और जिम्नोस्पर्म का तना है तो ओपन करना है। बाकी की जो डेफिनेशंस आपने लिखी थी वो सेम रहेंगी, अर्थात तने के अंदर वेस्कुलर बंडल का टाइप पूछे तो कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, एंडार्क, सेंट्रीफ्यूगल और ओपन शब्द लिख दिया, इसका मतलब जिम्नोस्पर्म और डाइकोट्स का तना हो गया, और ओपन की जगह क्लोज कर दिया तो वेस्कुलर बंडल हो जाएगा मोनोकॉट्स का तना। ठीक, क्लियर बात? और जाइलम फ्लोएम एक त्रिज्या पर होते हैं तब क्या बोलेंगे? कॉन्जॉइंट। अलग अलग होते हैं तो अभी अपन देखते हैं आगे। दूसरे प्रकार के जो वेस्कुलर बंडल हैं वो हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल।
अरिय संवहनी पोल, अरिय संवहनी पोल। देखिए अरिय का मतलब ये वेस्कुलर बंडल, ये वेस्कुलर बंडल, ये है फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये जाइलम है, एक्स जहाँ लिखा है जाइलम हो गया, ये पी लिखा है ये फ्लोएम हो गया, ये पी, ये फ्लोएम। तो देखिए इसमें एक जाइलम, एक फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जब एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं, एकांतरित रूप से व्यवस्थित होते हैं, तो एकांतरित रूप से व्यवस्थित होने पर ऐसे वेस्कुलर बंडल रेडियल कहलाते हैं, क्योंकि ये एक ही त्रिज्या पर नहीं होते। यदि इनको काट के देखा जाए तो एक ही त्रिज्या पर नहीं होते। इसे यूं काटें तो देखिए फ्लोएम फ्लोएम से कटेगा, इसको यूं काटा जाए तो इसमें जाइलम जाइलम से कटेगा। तो जब जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर व्यवस्थित ना होकर एक दूसरे के एकांतरित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को बोलते हैं रेडियल, रेडियल। क्लियर बात। इनके अंदर फिर जाइलम भी देखें तो जाइलम में प्रोटोजाइलम जो रहता है वो प्रोटोजाइलम रहता है बाहर की साइड में, प्रोटोजाइलम बाहर रहता है, अंदर की जो साइड होती है उसे बोलते हैं मेटाजाइलम। तो मेटाजाइलम रहेगा अंदर, प्रोटोजाइलम रहता है बाहर। तो अपन लिख सकते हैं कि जब रेडियल शब्द आएगा तो रेडियल शब्द का मतलब क्या हो जाएगा, रेडियल अरिय। जब वेस्कुलर बंडल एक ही त्रिज्या रेडियस पर व्यवस्थित ना होकर अलग अलग व्यवस्थित होते हैं, अलग अलग व्यवस्थित होते हैं, अलग अलग त्रिज्या पर होंगे। अब देखें कि इनके अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो एक्जार्क होते हैं, एक्जार्क, एक्जार्क को बोलते हैं बाह्य आदि दारुक। बाह्य आदि दारुक तब कहा जाता है जब प्रोटोजाइलम बाहर व मेटाजाइलम अंदर स्थित होता है। तो प्रोटोजाइलम होता है बाहर और मेटाजाइलम अंदर। देखिए इसमें प्रोटोजाइलम बाहर है, मेटाजाइलम अंदर केंद्र की तरफ है, तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को क्या कहा जाएगा, एक्जार्क कहा जाएगा। फिर शब्द डेवलपमेंट के आधार पर देखें तो डेवलपमेंट के आधार पर ये वेस्कुलर बंडल होते हैं अभिकेंद्री या सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल का मतलब होता है कि जब डेवलपमेंट बाहर से अंदर की तरफ हो रहा हो, और हम जानते हैं कि प्रोटोजाइलम पहले बनता है और प्रोटोजाइलम से अंदर की ओर बनता है मेटाजाइलम। अर्थात परिवर्धन प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम, परिवर्धन प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम केंद्र की ओर बनता है, केंद्र की ओर बनता है, तब ऐसे वेस्कुलर बंडल को क्या कहा जाएगा, सेंट्रीपिटल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। उदाहरण देखें तो ये जो वेस्कुलर बंडल होते हैं ये सभी पादपों की जड़ों में पाए जाते हैं, सभी पादपों की जड़ों में, जड़ों में। क्लियर। तो हर पादप चाहे जिम्नोस्पर्म हो या मोनोकोट हो या डाइकोट हो, तो सभी पादपों की जड़ों के अंदर जो वेस्कुलर बंडल मिलेंगे
वो कौन से होंगे, वो रेडियल होंगे, वो एक्जार्क होंगे, वो अभिकेंद्री प्रकार के होंगे। रेडियल शब्द तब यूज करते हैं जब जाइलम फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर नहीं होते। जैसे जाइलम यहाँ है, फ्लोएम यहाँ है, ये जाइलम, ये फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम एकांतरित अल्टरनेट व्यवस्थित होते हैं तब उन्हें रेडियल कहते हैं, और एक ही रेडियस पर आ जाते हैं तब उन्हें कॉन्जॉइंट कहते हैं, संयुक्त कहते हैं, संपार्श्व कहते हैं। तो रेडियल प्रकार के वेस्कुलर बंडल एक्जार्क होते हैं। एक्जार्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब प्रोटोजाइलम बाहर होता है और मेटाजाइलम अंदर, इसमें प्रोटोजाइलम बाहर है, मेटाजाइलम अंदर की साइड में है, और डेवलपमेंट के आधार पर देखें तो प्रोटोजाइलम से अंदर की साइड में मेटाजाइलम बनता है बाहर प्रोटोजाइलम है, अंदर मेटाजाइलम, इसीलिए ऐसे वेस्कुलर बंडल डेवलपमेंट के आधार पर हो जाते हैं सेंट्रीपिटल, अभिकेंद्री प्रकार के। तो ये हर पादप की जड़ के अंदर कौन से प्रकार के वेस्कुलर बंडल मिलेंगे? तो आपको एक शब्द में बोलना है, रेडियल होते हैं, एक्जार्क होते हैं और सेंट्रीपिटल होते हैं। क्लियर बात? तीसरे जो वेस्कुलर बंडल हैं उन्हें बोलते हैं हेड्रोसेंट्रिक। तीसरे प्रकार के कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक या संकेंद्री, संकेंद्री वेस्कुलर बंडल। संकेंद्री, देखिए संकेंद्री प्रकार के जो वेस्कुलर बंडल होते हैं फिर इन्हें दो क्लास में बांटा जा सकता है। संकेंद्री का मतलब होता है जिसमें एक केंद्र में होगा और चारों ओर से उसे दूसरा वेस्कुलर बंडल घेर के रखेगा, यानी एक दूसरे के अंदर केंद्र इनका एक ही रहेगा। इसलिए ऐसे वेस्कुलर बंडल दो प्रकार के हो जाते हैं, एक जाइलम केंद्री, जाइलम केंद्री, जाइलम केंद्री को बोलते हैं हेड्रोसेंट्रिक, हेड्रोसेंट्रिक, और दूसरे जो होते हैं उन्हें बोलते हैं फ्लोएम केंद्री, फ्लोएम केंद्री या लेप्टोसेंट्रिक, लेप्टोसेंट्रिक। तो एक जाइलम केंद्री होते हैं और दूसरे फ्लोएम केंद्री प्रकार के वेस्कुलर बंडल होते हैं। जो जाइलम केंद्री हैं जिन्हें हेड्रोसेंट्रिक कहते हैं उन्हीं को एम्फीक्राइवल भी कहा जाता है या एम्फीक्राइवल। ये जो वेस्कुलर बंडल होते हैं इनको बोलते हैं एम्फीवेसल, एम्फीवेसल के नाम से जानते हैं। ये जो एम्फीवेसल शब्द है ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी पूछा हुआ है, आरपीएससी में पूछा हुआ था कि कौन से वेस्कुलर बंडल एम्फीवेसल प्रकार के होते हैं। तो एम्फीवेसल जो होते हैं उन्हें बोलते हैं फ्लोएम केंद्री के नाम से जानते हैं या लेप्टोसेंट्रिक भी उन्हीं को कहा जाता है। इनको एम्फीक्राइवल बोलते हैं। जाइलम केंद्री मतलब नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर जो जाइलम होगा वो जाइलम एकदम केंद्र में रहता है, जबकि फ्लोएम चारों ओर व्यवस्थित रहेगा। ये पी का मतलब मैंने फ्लोएम लिखा है, एक्स का मतलब यहाँ पर जाइलम है। तो जो ऐसे वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम चारों ओर से फ्लोएम के द्वारा घिरा रहता है उन्हें जाइलम केंद्री बोलते हैं। ऐसे वेस्कुलर बंडल जिनके अंदर फ्लोएम रहेगा केंद्र में, केंद्र में कौन आ जाएगा? फ्लोएम, और चारों ओर से घेर कर रखता है जाइलम, जाइलम, उन्हें बोलते हैं फ्लोएम केंद्री। ऐसे जो वेस्कुलर बंडल होते हैं ये स्थिति के आधार पर देखें तो ये वेस्कुलर बंडल, ये वेस्कुलर बंडल मीजार्क, मीजार्क, मध्य आदि दारुक होते हैं, मध्य आदि दारुक होते हैं। देखिए मीजार्क का मतलब होता है कि जो प्रोटोजाइलम है वो पूरी तरह से केंद्रीय भाग में अंदर धंसा हुआ है। इसके अंदर तो मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम दोनों ही अंदर धंसे हुए हैं, इसलिए ये मीजार्क होते हैं। ये जो वेस्कुलर बंडल होते हैं ये अभिकेंद्री, अभिकेंद्री, अपकेंद्री, अभिकेंद्री, अपकेंद्री दोनों प्रकार के होते हैं। अभिकेंद्री भी होते हैं और अपकेंद्री प्रकार के भी हो सकते हैं। ऐसे जो वेस्कुलर बंडल होते हैं ये
एंडार्क प्रकार के होते हैं। ये एंडार्क प्रकार के होते हैं। एंडार्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो जाइलम है इसमें नीचे की साइड में रहता है प्रोटोजाइलम, और इसकी जो बाहर वाली साइड होती है उसमें रहता है मेटाजाइलम। तो मेटाजाइलम जब बाहर होगा, प्रोटोजाइलम अंदर होगा, तो ये एंडार्क प्रकार के वेस्कुलर बंडल होंगे। और जो एंडार्क वाले होते हैं ये अपकेंद्री प्रकार के होते हैं। ये जो वेस्कुलर बंडल हैं ये सेंट्रीफ्यूगल होते हैं, अपकेंद्री प्रकार के होते हैं, जबकि यहाँ मीजार, इनको देखा जाए तो ये मीजार अपकेंद्री और अभिकेंद्री दोनों प्रकार के होते हैं। ये क्लोज अवर्धी होते हैं। अवर्धी का मतलब अपन ने पहले ही सीख लिया था, इनके अंदर कैम्बियम नहीं पाई जाती। ये भी क्लोज होते हैं, ये भी क्लोज अवर्धी होते हैं। तो ये भी क्लोज होते हैं, ये भी क्लोज, दोनों के अंदर कैम्बियम नहीं पाई जाती है। कैम्बियम नहीं होती इसीलिए इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती है। इसका उदाहरण देखें तो इस प्रकार के जो वेस्कुलर बंडल होते हैं ये कुछ पादपों में होते हैं, जैसे टेरिडोफाइटा के अंदर होते हैं, कुछ टेरिडोफाइटा में, होते हैं। ये साइकेडोफाइटा में होते हैं, जो टेरिडोफाइटा हैं उन जैसे कि फर्न होते हैं, उन फर्न के अंदर पाए जाते हैं। साइकेडोफाइटा का मतलब होता है लोअर जिम्नोस्पर्म। जो लोअर जिम्नोस्पर्म हैं, एक हायर जिम्नोस्पर्म होते हैं जिन्हें कोनिफेरोफाइटा कहते हैं। जो निम्न वर्ग के जिम्नोस्पर्म होते हैं उन्हें साइकेडोफाइटा कहते हैं, जिसके अंदर आपने साइकस एग्जाम्पल सुन रखा है। तो जो साइकेडोफाइटा है उसके अंदर साइकस पढ़ते हैं, बिलियम, सोनिया, ये एग्जाम्पल आते हैं। इनके अंदर जाइलम केंद्रीय प्रकार के वेस्कुलर बंडल होते हैं। इस प्रकार के जो वेस्कुलर बंडल हैं इनका उदाहरण देखें तो ये पाए जाते हैं ड्रेसिना में। किस में पाए जाते हैं? ड्रेसिना। ये पाए जाते हैं युक्का में। तो ड्रेसिना और युक्का दोनों प्लांट के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं ये फ्लोएम केंद्रीय होते हैं, और फ्लोएम केंद्रीय को ही क्या कहा जाता है? एम्फीवेसल या लेप्टोसेंट्रिक के नाम से जानते हैं। तो फ्लोएम केंद्रीय या लेप्टोसेंट्रिक, इनको बोलते हैं जाइलम केंद्रीय, हेड्रोसेंट्रिक। दोनों ही वेस्कुलर बंडल ऐसे हैं जिनके अंदर कैम्बियम नहीं होती। कैम्बियम नहीं होने की वजह से इन वेस्कुलर बंडल को क्या कहा जाता है? क्लोज, अर्थात इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती है। क्लियर बात? तो ये अपने वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं संवहनी पुल, वो किस किस प्रकार के हो सकते हैं? तो जड़ों के अंदर कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलेटरल रेडियल प्रकार के होते हैं। तने के अंदर कॉन्जॉइंट कोलेटरल होते हैं। जाइलम केंद्रीय होते हैं, ये साइकेडोफाइटा और टेरिडोफाइटा के अंदर पाए जाते हैं। फ्लोएम केंद्रीय लेप्टोसेंट्रिक होते हैं, ड्रेसिना, युक्का के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर बात? तो जड़ों में रेडियल है, तने के अंदर कॉन्जॉइंट कोलेटरल है। यदि तने जिम्नोस्पर्म का है, डाइकोट का है, तो ओपन होते हैं, कैम्बियम होती है। यदि तना मोनोकोट का है तो उसके तने के अंदर क्लोज प्रकार के वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। क्लियर बात? यहाँ से आगे की बातें अपन फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।